अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 है। आज हम इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी और सेकंड टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम एक मुकाबला करवा रहे हैं जिसमें हमारे पास 4 खिलाड़ी मौजूद हैं और उन चारों खिलाड़ियों के पास 4-4 एरोज़ भी मौजूद हैं। अब हर एक की कोशिश होगी कि वो इस टारगेट के अंदर जो सेंटर में येलो सर्कल मौजूद है ना, उसको वो टारगेट करे, उसके सारे के सारे एरोज़ उस सेंटर वाले सर्कल के अंदर गिरे। सपोज़ जो पहला खिलाड़ी है उसने एरो से अपना निशाना लगाना शुरू किया, उसके चारों के चारों एरोज़ जो हैं वो इस येलो सर्कल में आकर गिरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने बड़ा एक्यूरेट निशाना लगाया क्योंकि उसका जो टारगेट था, जो कि सेंटर था, उसी में जाकर गिर रहे हैं। तो उसका एक्यूरेट भी हुआ और साथ में प्रिसाइज़ भी हुआ। प्रिसाइज़ का मतलब है कि उसके चारों के चारों जो एरोज़ हैं वो आपस में भी एक दूसरे के बिल्कुल पास-पास गिरे हैं। तो उसकी जो गेम थी वो ना सिर्फ प्रिसाइज़ थी बल्कि एक्यूरेट भी थी। अब आता है दूसरा खिलाड़ी अपना निशाना लगाने। अब उसके जो एरोज़ हैं वो इस येलो टारगेट के पास तो गिरे हैं, लेकिन वो आपस में ना एक दूसरे से ज़रा दूर-दूर गिरे हैं। तो इसका मतलब उसकी जो ये गेम थी वो एक्यूरेट तो थी, लेकिन वो प्रिसाइज़ नहीं थी क्योंकि उसके जो आपस में एरोज़ हैं वो एक दूसरे से फासले पर हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की। वो अपना निशाना लगाना शुरू करता है, उसका एक भी एरो इस येलो सर्कल के अंदर नहीं गिरता। इसका मतलब कि उसकी जो गेम थी वो एक्यूरेट नहीं थी क्योंकि उसने येलो सर्कल में कोई भी एरो नहीं फेंक सका। लेकिन उसके जो एरोज़ हैं अगर आप देखें तो वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल साथ-साथ है, करीब-करीब हैं। इसका मतलब उसका जो ये गेम है वो प्रिसाइज़ है साथ में। अब आता है आखिरी खिलाड़ी, वो अपना निशाना लगाना शुरू करता है। उसका एक भी एरो इस सेंटर में येलो सर्कल में नहीं गिरता बल्कि उसके जो चारों के चारों एरोज़ हैं वो ना सिर्फ इस सेंटर से दूर हैं बल्कि वो आपस में भी एक दूसरे से दूर हैं। तो उसकी जो गेम है वो ना तो एक्यूरेट हुई है, ना ही वो प्रिसाइज़ हुई है। अब हम यहाँ से डिफ़ाइन कर लेते हैं प्रिसीजन को पहले। Generally, precision of a measurement refers to how close together a group of measurements actually are to each other. प्रिसीजन का मतलब है कि जब हम एक मेजरमेंट करते हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेते हैं। अब वो जो वैल्यूज़ हैं अगर तो आपस में एक दूसरे के करीब करीब हैं तो इसका मतलब हमारी मेजरमेंट क्या है, प्रीसाइज़ है। जैसे सपोज़ मैंने एक मेजरमेंट किया, उसमें मुझे ना ये 5 वैल्यूज़ मिली हैं जो कि यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। अब अगर आप इन पाँचों वैल्यूज़ को देखेंगे तो ये आपस में ना एक दूसरे के करीब करीब आ रही हैं। इसका मतलब ये जो मैंने मेजरमेंट की है ये मेरी प्रीसाइज़ मेजरमेंट है क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ मुझे मिली हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब करीब आ रही हैं। अब हम डिफाइन करते हैं एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू सम एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जब हम एक मेजरमेंट करते हैं उससे हमें जो वैल्यू मिलती है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है। अगर वो वैल्यू असल वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है इसका मतलब हमने एक एक्यूरेट मेजरमेंट की है, और अगर वो वैल्यू हकीकत वाली वैल्यू से दूर है तो उसका मतलब वो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है। सपोज़ करें जैसे मैं एक मेजरमेंट कर रहा हूँ, मुझे उस मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू पहले ही मालूम है जो कि है 5.9, लेकिन जो मैं मेजरमेंट करके अपना आंसर निकाल रहा हूँ वो निकल रहा है 4.1, या वो निकल रहा है 4.6, या वो निकल रहा है 3.9। अब इन तीनों में से कोई भी वैल्यूज़ जो है ना वो 5.9 के नज़दीक नहीं है। इसका मतलब ये जो मैंने मेजरमेंट्स किए हैं ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये वैल्यूज़ एक्चुअल वैल्यूज़ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नेक्स्ट उसने उसी एग्जांपल को जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अ क्लासिक इलस्ट्रेशन इज़ हेल्पफुल टू डिस्टिंग्विश टू कंसेप्ट। अब इन दोनों कंसेप्ट को उसने एक एग्जांपल से बताया है। कंसीडर टारगेट और बुल्स आई हिट बाय द एरोस। हमारे पास एक टारगेट है जो कि ब्लैक कलर में सेंटर के अंदर मौजूद है। हमने इस टारगेट को हिट करना है एरोस के साथ। टू बी प्रिसाइज एरो मस्ट हिट नियर ईच अदर। अब हम अगर फिगर नंबर 1 की बात करें तो उसमें एरो यहाँ पर जाकर लग रहे हैं जो कि हमारे जो टारगेट है उससे दूर है, लेकिन ये एरोज़ आपस में एक दूसरे के नज़दीक हैं तो ये मेजरमेंट हमारी क्या हो जाएगी, प्रिसाइज हो जाएगी। एंड टू बी एक्यूरेट एरोज़ मस्ट हिट नियर द बुल्स आई। लेकिन फिगर नंबर अगर हम बी में देखें तो एक एरो इस टारगेट के पास लगा है, तो ये हमारी मेजरमेंट कुछ हद तक एक्यूरेट है, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है क्योंकि एरोज़ आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। कंसिस्टेंटली हिटिंग नियर द सेंटर ऑफ बुल आई इंडिकेट बोथ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। लेकिन अगर हम बात करें फिगर नंबर सी की
तो उसमें जो तीनों के तीनों एरोज हैं वो ना सिर्फ आपस में क्लोज हैं बल्कि वो टारगेट पर भी जाकर लग रहे हैं। तो ये हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट भी होगी और प्रिसाइज भी होगी। नेक्स्ट वो हमें बताएगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, यानी जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए वो कैसे अफेक्ट करता है हमारी एक्यूरेसी को और प्रिसीजन को। When these concepts are applied to the measurements, the precision is determined by the instrument being used for the measurement। कहता है जब हम इस कॉन्सेप्ट को मेजरमेंट्स पे अप्लाई करते हैं ना, तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए उस पर डिपेंड करता है कि प्रिसीजन कैसी हमें देखने को मिलेगी। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट। जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उतनी ही हमें एक प्रिसाइज मेजरमेंट देखने को मिलेगी। जैसे हमने 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे लेंथ मेजर करने के लिए, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। अब इन तीनों में जो स्क्रू गेज है ना उसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है। इसका मतलब वो जो हमें वैल्यू देगा वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगी। अ मेजरमेंट इज़ एक्यूरेट इफ़ इट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। अब हम मेजरमेंट को एक्यूरेट तब कहेंगे जब वो जिस ऑब्जेक्ट का हम साइज मेजर करना चाह रहे हैं उसका एग्जैक्ट साइज हमें बता दे। Accuracy depends on the fractional uncertainty in the measurement. In fact, it is relative measurement which is important। इस स्टेटमेंट में ना उसने 2 वर्ड लिखे हैं, एक तो उसने लिखा है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और दूसरा उसने लिखा है रिलेटिव मेजरमेंट। अब पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें मेरे पास मीटर रूल मौजूद है, उससे मैंने 2 चीज़ों की लेंथ मेजर करनी है। एक मैंने करनी है पेंसिल की और दूसरा मैंने करनी है टेबल की। अब पेंसिल की लेंथ यहाँ पर निकलती है सपोज 10 मिलीमीटर और टेबल की निकलती है 200 मिलीमीटर। अब मीटर रूल का हमने लीस्ट काउंट पढ़ा था कि वो होता है 1 मिलीमीटर। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो लेंथ होती है ना टोटल, उसको हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर 200 लेंथ निकली है तो हम 1 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 यहाँ पर हमारा क्या है, अनसर्टेनिटी है मीटर रूल की। तो इससे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेंगे। अब उसको भी हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब अगर आप गौर करें तो पेंसिल के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल रही है 10%, जबकि टेबल के अंदर अनसर्टेनिटी निकल रही है 0.5%। तो जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी ही मेजरमेंट हमारी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेबल की हमने मेजरमेंट किया ना वो ज़्यादा एक्यूरेट है पेंसिल की निस्बत, क्योंकि यहाँ पर 0.5% निकल रही है अनसर्टेनिटी और पेंसिल में निकल रही है 10%। इसलिए उसने स्टेटमेंट में लिखा है कि जब हम रिलेटिव मेजरमेंट्स करते हैं ना, हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कौन सा मेजर कर रहे हैं और उसमें अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, तो उससे हमें आइडिया होता है कि हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट है या नहीं है। नेक्स्ट वो लिख रहा है कि द स्मॉलर द साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज़ नीडेड टू बी यूज्ड। जितनी फिजिकल क्वांटिटी का साइज स्मॉल होगा, यानी अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं वो सपोज मिलीमीटर में है या नैनोमीटर में, अब ये बहुत ही स्मॉल लेंथ है, तो उतना ही हमें इंस्ट्रूमेंट ऐसा चाहिए होगा जो कि ज़्यादा प्रिसाइज है। इसी तरह अगर हम वज़न मेजर कर रहे हैं, वज़न है मिलीग्राम के अंदर, तो ये बहुत ही स्मॉल वज़न है, तो इसके लिए इतना ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा। The accuracy of measurement is reflected by the number of significant figures. The larger is the number of significant figure, the higher is the accuracy। हमने significant figures पढ़े थे, तो जितने significant figures हमें ज़्यादा obtain होंगे उतना हम ये कह सकते हैं कि हमारी measurement accurate है। नेक्स्ट उसने यहाँ पर कुछ ना टाइमिंग डिवाइसेस दी हैं जो कि टाइम मेजर करके बताती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होती हैं। पहले उसने दिए है एटॉमिक क्लॉक। इसका मेजर होती है मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल्स ऑफ अबाउट 10⁻⁻10 सेकेंड, यानी ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मेजर हमें प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे आता है डिजिटल स्टॉप वॉच। इट मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल्स इन मिनट एंड सेकेंड, ये भी मिनट और सेकंड में हमें टाइम इंटरवल्स बताती है और इसकी एक्यूरेसी होती है 0.01 सेकंड तक। उसके बाद आती है एनालॉग स्टॉप वॉच। मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल इन मिनट्स एंड सेकंड बट एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकंड। अब इसकी एक्यूरेसी देखें तो वो 0.1 सेकंड है और डिजिटल स्टॉप वॉच की इससे ज़्यादा एक्यूरेसी है 0.01 सेकंड। नेक्स्ट डिवाइस है टिकर टेपर टाइमर। मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 0.02 सेकंड, ये 0.02 सेकंड तक का जो टाइम इंटरवल है उसको मालूम कर सकती है। नेक्स्ट है वॉच, जिसको हम क्लॉक कह देते हैं, जो कि हम आम यूज़ करते हैं। वो हमें घंटे में, मिनट्स में और सेकंड में टाइम बताता है। फिर एक होता है पेंडुलम क्लॉक। इट मेजर्स लॉन्गर टाइम इंटरवल इन आवर, मिनट्स एंड सेकंड।
और आखिर में आता है रेडियो एक्टिव डीके क्लॉक, इट मेजर्स इन ईयर्स द एज ऑफ रिमेन्स फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। ये हमें कई सौ साल या कई हज़ार साल पहले के जो सैम्पल्स हैं उनके बारे में एज बताता है कि इसकी एज इतने साल है। लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे। अगर आपके पास वैल्यूज़ ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे मैथ में होता है आमतौर पर अशारिया के बाद कई वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। तो उस राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स हम यूज़ करते हैं जो कि उसने यहाँ पर दिए हैं। When rounding off the numbers to a certain number of significant figures, do so to the nearest value। कहता है जब आपके पास कई नंबर्स और आपने उनको राउंड ऑफ करना तो आप इन असूल का यूज़ करेंगे। पहले हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट लेस देन और ग्रेटर देन 5। जो हम डिजिट्स रिमूव कर रहे हैं उसमें जो आखिरी डिजिट है जिसको हमने रिमूव करना है, क्या वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। If the last digit is more than 5, then the retained digit is increased by 1, and if it is less than 5, then it is retained as such। अगर तो डिजिट्स जो हम रिमूव कर रहे हैं उसमें आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है तो हम पिछले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, और अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 से छोटा है तो हम ऐड नहीं करते और उसको वैसे ही रहने देते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये एक वैल्यू मौजूद है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब यहाँ पर देखें तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, 5, 1, 2। हमने इसको लेकर आना है 2 पे। इसका मतलब हमें 1 और 2 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब 1 और 2 में देखें तो आखिरी डिजिट बन रहा है 1, और 1 5 से छोटा है तो हम पीछे एक ऐड नहीं करेंगे बल्कि वो वैल्यू वैसी रहेगी 2.5 × 10⁻³ जबकि अगर हम बात करें इस दूसरी वैल्यू की, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब यहाँ पर देखें तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो हमने इसको 3 पर लेके आना है। अब 3 पर लेके आने के लिए हमें इस 6 और 7 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब 6 और 7 में जो आखिरी डिजिट है वो है 6, और 6 5 से बड़ा है तो हम इस 5 के अंदर एक प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 3.46 × 10⁻⁴ किलोग्राम। इसी तरह मेरे पास ये एक और वैल्यू मौजूद है, इसमें अगर देखें तो टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। इसको मैंने राउंड ऑफ करना है सपोज 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 3 2 1 को रिमूव करना पड़ेगा। अब 3 2 1 में आखिरी डिजिट है 3 जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और 3 5 से छोटा है, लिहाजा इस पिछली वैल्यू में मैं एक ऐड नहीं करूँगा, तो ये इस तरह से मेरे पास फाइनल वैल्यू रह जाएगी। के बाद अगर हमारा डिजिट हो 5, यानी लास्ट डिजिट हमारा 5 हो जिसको हमने रिमूव करना है, तो हम पिछली में एक ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे उसके लिए देखते हैं। फॉर द इंटीजर 5 देयर इज़ एन आर्बिट्रेरी रूल। इसका रूल क्या है, इफ़ द नंबर बिफोर 5 इज़ ऑड, अगर तो 5 से पिछला नंबर ऑड है यानी 1 3 5 7 9 टाइप है, देन 1 इज़ एडिड टू द लास्ट डिजिट रिटेन, तो हम पिछले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज अगर 3 है, अब 3 ऑड है तो हम इसको 4 कर देंगे, 7 है तो इसको 8 कर देंगे। बट इफ़ द नंबर बिफोर द 5 इज़ इवन, लेकिन अगर 5 से पिछला नंबर इवन है यानी 2 4 6 8 में से है तो हम एक ऐड नहीं करेंगे, वो वैल्यू वैसे ही रहेगी। जैसे उसने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमारे पास वैल्यू है, इसको आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अब इसमें लास्ट वैल्यू आ रही है 5 जिसको हमने रिमूव करना है, और पीछे इसके मौजूद है 4। अब 4 है इवन तो उसमें हम एक ऐड नहीं करेंगे बल्कि वो वैसे ही रहेगी। इसी तरह दूसरी वैल्यू है राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। अब इसमें भी देखें जो लास्ट डिजिट जिसको हमने रिमूव करना है वो 5 है। अब 5 है तो पिछला डिजिट हम देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है। अब इससे पीछे भी 5 मौजूद है जो कि है ऑड, तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे, हमारी वैल्यू बन जाएगी 4.6। नेक्स्ट वो लिख रहा है कि सम टाइम लॉजिक इज़ अप्लाइड टू डिसाइड द फेट ऑफ अ डिजिट। बाज़ का कुछ वैल्यूज़ में हम इन रूल्स की जगह ना लॉजिक भी अप्लाई करते हैं। जैसे उसने यहाँ पर एग्जांपल दिया, इफ़ वी राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमारे पास ये ना एक वैल्यू मौजूद है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें अगर हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो मुझे यहाँ पर 5 और 2 को रिमूव करना पड़ेगा। अब लास्ट वैल्यू हमारी आ रही है 5 और उससे पीछे मौजूद है 4 जो कि है इवन वैल्यू, तो इसका आंसर आना चाहिए रूल्स के मुताबिक 4.4। लेकिन अगर आप इस वैल्यू पर गौर करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 4.5 के ज़्यादा नज़दीक आ रही है, तो हम इसको खुद से ही 4.5 तक राउंड ऑफ कर लेंगे क्योंकि ये 4.5 के ज़्यादा क्लोज है और 4.4 से ज़रा दूर है। यहाँ पर आपके इस चैप्टर के थ्योरी के लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे
उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।